नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन और भी डिफरेंट कलर के हाइड्रोजन होते हैं। ये क्या होते हैं, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये सब बारे में जानेंगे, और भी इसके बारे में हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे। सब कुछ क्लिस्टर क्लियर होगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज के लिए एक सवाल, आपको सिंपली ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन एज ए फ्यूल और रॉ मटेरियल एज ए हाइड्रोजन और फ्यूल एज ए हाइड्रोजन किस किस चीज में यूज होता है। स्पेस शटल में यूज होता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है, फ्यूल्स इन व्हीकल्स में यूज होता है, या फ्यूल सेल्स में यूज होता है। तो आपके ऑप्शंस हो गए, फर्स्ट ऑप्शंस हो गए 1 और 4 मत मीन्स स्पेस शटल और फ्यूल सेल में, और दूसरा ऑप्शन हो गया स्पेस शटल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और फ्यूल्स इन द व्हीकल इसमें, या फिर तीसरा ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और फ्यूल्स इन द व्हीकल्स इसमें, या ऑल ऑफ द वर्ड सारे के सारे करेक्ट है। कमेंट कीजिएगा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दे ही दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं, फिर ये डिफरेंट टाइप के ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन ये जानेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं, हाइड्रोजन क्या होता है। तो हाइड्रोजन एक सभी एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, और ये नंबर 1 पे भी होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो इसके चारों ओर रिवॉल्व करते रहता है। ये इसका वेट, हाइड्रोजन का वेट सबसे लाइटेस्ट होता है, सबसे भी एलिमेंट में लाइटेस्ट होता है, और इसके लाइटेस्ट वेट होने के कारण गैसेस फॉर्म में पाया जाता है, और ये एटमॉस्फेयर में सबसे एबव, सबसे ऊपर की ओर चला जाता है। इसलिए प्योरेस्ट फॉर्म में इसको नहीं मिलता है एटमॉस्फेयर में। वेरी हाई लेवल पे जाएंगे तो बहुत हाई एटमॉस्फेयर पे, हाई सबसे ऊंचाई पे जाएंगे तो थोड़ा वो ट्रेसेस में मिलेगा, लेकिन जनरली एटमॉस्फेयर में ये ना के बराबर मिलता है। लेकिन हाइड्रोजन के बारे में तो ये एक फैक्ट और भी है कि पूरे यूनिवर्स में देखा जाए तो सबसे मोस्ट एबंडेंट फाउंड एलिमेंट में हाइड्रोजन ही है। जितने स्टार्स हैं सब में हाइड्रोजन ही होते हैं, हाइड्रोजन से ही उनकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय फ्यूजन रिएक्शन। और भी जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हाइड्रोजन नॉन टॉक्सिक होता है, बिल्कुल भी जहरीला गैस नहीं होता है। नॉन मेटेलिक नेचर होता है, मतलब बाकी गैसों की तरह जैसे ऑक्सीजन होता है इसी तरह का गैस होता है। ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई भी तरह का कोई महक नहीं होता है। टेस्टलेस होता है, इसको अगर हम टेस्ट भी करते हैं तो इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। कलरलेस होता है, मतलब कि अगर आपके सामने रखें तो इसका कोई कलरलेस नहीं होगा, कलर नहीं होगा इसका। और सबसे बड़ी बात, ये हाईली कंबस्टेबल होता है, मतलब कि अगर थोड़ा भी इसमें एक स्पार्क भी लगेगा तो ये बहुत ही तुरंत कंबसन हो जाएगा, तुरंत ही ये जल जाएगा। और जलने के बाद ये, जैसा कि रिएक्शन में लिखा हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बनाता है, वाटर का फॉर्म होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, अगर हम फ्यूल की बात करते हैं, अगर हाइड्रोजन को हम, क्योंकि ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अगर इसको हम एज ए फ्यूल की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जलाने में तो ये फ्यूल सेल में, या फिर फ्यूल सेल से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी निकाली जा सकती है, और इंटरनल कंबशन इंजन में, मतलब कि जो कार्स और बाइक्स के और बड़े व्हीकल जैसे बस, ट्रक्स, ये इस तरह के इंजन होते हैं उसमें यूज किया जा सकता है। साथ साथ सबसे ज्यादा इसका अभी जो लेटेस्ट में इस्तेमाल चल ही रहा है काफी समय से, स्पेस क्राफ्ट में क्रोजोनेट इंजन जो लगा रहता है उसमें लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन का यूज होता है। उसमें मेनली यही रिएक्शन फॉलो होता है और इसी से उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो अंतरिक्ष में जाता है। अपने जो स्पेस क्राफ्ट है, नासा के जितने स्पेस क्राफ्ट है, ये सब मोस्टली इसी इंजन पे बेस्ड, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड रहते हैं। इसी को, हाइड्रोजन को ही एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कलर्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, जैसे मैंने अभी बताया, हाइड्रोजन तो एक कलरलेस गैस होता है, मतलब इसका तो कोई कलर होता नहीं है। तो ये फिर कहाँ से आ गई रेड हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ये कैसे होगी? ये कुछ नहीं है, ये जस्ट एक कलर कोड है। ये कलर कोड दिखाता है कि किस सोर्स से इसको बनाया गया है। ये जो पार्टिकुलर से कोई कहता है कि ब्लू हाइड्रोजन है, तो ब्लू हाइड्रोजन का मतलब ये हो गया कि ये किस सोर्स से बना हुआ है, इसका सोर्स क्या है और क्या प्रोसेस यूज किया गया इस जो पार्टिकुलर हाइड्रोजन मेरे पास है उसको बनाने में। सपोज कोई कहता है मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन है, तो किस सोर्स से ये बन के आया है, इसके सोर्स को ये डिनोट कर रहा है, सोर्स को और प्रोसेस को, किस प्रोसेस से इसको बनाया गया। ये होता है कलर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि अगर पिंक हाइड्रोजन है तो किसी और सोर्स से ये, और ये या किसी और दूसरे प्रोसेस से बनाया गया हो। रेड है उसी तरह से अलग अलग, उसी तरह से आप सब जानेंगे एक एक करके कि कौन कौन से कलर के क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आगे जानने के लिए कलर के बारे में, रेड हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, उसके पहले एक चीज जान लेना बहुत जरूरी है, ये किस रॉ मटेरियल से बनाया जाता है। हाइड्रोजन अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं। अगर हम यूनिवर्स में जाएंगे तो हाइड्रोजन
प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन अर्थ पे हमको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। किसी भी चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए और उसका मेथड होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल के रूप में हमको दो चीज मिलता है अर्थ पे, जिससे हम बहुत आसानी से हाइड्रोजन बना लेते हैं। एक है सबसे ज्यादा वाटर और दूसरा हो गया नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में मेनली मीथेन होता है, तो मीथेन के द्वारा हम बना सकते हैं, दूसरा वाटर से तो हम बनाते हैं। अब मेथड कौन कौन सा यूज करते हैं, तो वाटर से बनाने के लिए सिंपली मेथड यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। सिंपली इलेक्ट्रिक करंट इसमें सप्लाई कर देता है कैथोड एनोड पे, और ये ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल जाता है। तो ये सबसे बेसिक इसका तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस का। दूसरा तरीका एक आता है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग और ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग। ये एक तरीका है, इस प्रोसेस में नेचुरल गैस से बनाया जाता है। इस प्रोसेस के बारे में डिटेल और आगे जब ब्लू हाइड्रोजन पढ़ेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा। उसके बाद अगला प्रोसेस आता है क्रायोलाइसिस इन द इनर्ट एटमॉस्फेयर। इसमें क्या करते हैं कि जो नेचुरल गैस है इसको बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर पे, मतलब कि वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या फिर ना के बराबर ऑक्सीजन में इसको हीट करेंगे तो ये सिंपली ब्रेक डाउन हो जाता है और हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। उसके बाद एक और प्रोसेस आता है कैटालिटिक स्प्लिटिंग एट हाई टेम्परेचर। इसमें क्या करते हैं, ये भी पैरोलाइसिस जैसा ही कंडीशन होता है, लेकिन इसमें कैटलिस्ट का यूज करते हैं और हाई टेम्परेचर पे ये भी वाटर को या नेचुरल गैस को डायरेक्टली ब्रेक कर देता है और ये हाइड्रोजन इससे मिल जाता है। तो ये मेनली यही चारों मेथड है, इलेक्ट्रोलाइसिस, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग, पैरोलाइसिस और ये कैटालिटिक स्प्लिटिंग। इन्हीं चारों मेथड से मेनली और रॉ मटेरियल के रूप में वाटर और नेचुरल गैस का ही उपयोग हम लोग करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। सबसे ज्यादा नाम इसी का ही चलता है, ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये क्या चीज होता है। ग्रीन हाइड्रोजन सिंपली कुछ नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस के वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे जो हाइड्रोजन निकलता है, प्रोड्यूस होता है, उसी को ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। बशर्ते कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए, जो वाटर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो डाली जाएगी जिसके कारण हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेगा, मेनली हमें हाइड्रोजन से मतलब है, हाइड्रोजन जो निकलेगा वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आनी चाहिए, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इस दोनों से आनी चाहिए। तो हम इस जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उस इलेक्ट्रोलाइसिस से, उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मोस्ट क्लीनेस्ट होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलता है, कोई भी टॉक्सिक गैस नहीं निकलता है, कोई एयर पॉल्यूशन नहीं होता है, मोस्ट क्लीनेस्ट सोर्स होता है। अच्छा, इसमें बाई प्रोडक्ट में क्या निकलता है, जब हम ये प्रोसेस ग्रीन हाइड्रोजन के जब बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ही निकलता है, इसलिए ऑक्सीजन प्योर गैस निकलता है और ये आराम से यूटिलाइज होता है, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ये तो जीवनदायिनी गैस है। अगला देखते हैं येलो हाइड्रोजन। येलो हाइड्रोजन सिंपली ग्रीन हाइड्रोजन के जैसा ही है, बस इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है प्योरली सोलर एनर्जी होनी चाहिए, बस यही अंतर होता है ग्रीन हाइड्रोजन और येलो हाइड्रोजन में। तो येलो हाइड्रोजन एक तरह से एक पार्ट हो गया ग्रीन हाइड्रोजन का, तो मोस्टली ग्रीन हाइड्रोजन ही चलता है, तो येलो हाइड्रोजन उसी के अंदर आ जाता है, लेकिन अलग से एक नाम दे दिया गया है कि अगर सोलर प्लेट से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और उससे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो येलो हाइड्रोजन। जबकि ग्रीन हाइड्रोजन में किसी भी तरह का रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए, विंड हो गया, सोलर हो गया, इस तरह का अगर आ रहा है तो ग्रीन हाइड्रोजन। और अगर येलो हाइड्रोजन की बात करें तो येलो हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल से मतलब सोलर एनर्जी होनी चाहिए और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज होना चाहिए, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, तो जो हाइड्रोजन निकलता है उसको हम लोग येलो हाइड्रोजन कहते हैं। अब आते हैं ब्लू हाइड्रोजन की तरफ। ब्लू हाइड्रोजन थोड़ा अलग टाइप से बनाया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन में क्या है कि नेचुरल गैस का यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल, और इसको क्या किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन। और नेचुरल गैस में क्या होता है, मेनली मीथेन होता है, CH4। इसको स्टीम के साथ मिला के हाई टेम्परेचर पे वाया प्रोसेस ऑफ स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग और ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग, इस दोनों प्रोसेस का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में तोड़ दिया जाता है। मीथेन और वाटर को मिला के मीथेन गैस और वाटर वेपर एज ए स्टीम यूज किया जाता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन हमें प्राप्त होता है। कौन सा दो प्रोसेस इसमें यूज किया जाता है, तो स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग और ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग, ये दोनों प्रोसेस का यूज किया जाता है और हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। इसमें क्या होता है कि बाई प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड समटाइम्स और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली इसमें प्रोड्यूस होता है। सबसे बड़ी बात इसमें जानने की ये है कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इसको कैप्चर कर लिया जाता है, इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं किया जाता है, इसको कैप्चर कर लिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। किस मेथड से इसको कैप्चर किया जाता है, कार्बन कैप्चर यूजेज स्टोरेज, CCUS। ये कैप्चरिंग का एक प्रोसेस है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होने देते हैं। इसके कारण इस प्रोसेस से भी बहुत हद तक पॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन ये ब्लू हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में उतना प्योर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ब्लू हाइड्रोजन में जब
जब हम स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग और ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें हमको एक्सटर्नल हीट की जरूरत होती है, और वो हीट तो हम किसी भी रिन्यूएबल सोर्स या नॉन रिन्यूएबल सोर्स कोयले जला के या फिर किसी भी दूसरे फोर्सेस से हम ला सकते हैं। तो 100% एनर्जी इससे जो हमें हाइड्रोजन जो प्राप्त हो रहा है वो प्योरली ग्रीन हाउस इमिशन नहीं करता है, ऐसा हम नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत हद तक ये भी प्योर होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन की जितना नहीं होता है। आगे हम जानते हैं ग्रे हाइड्रोजन। अगर आपको ब्लू हाइड्रोजन समझ में आ गया तो ग्रे हाइड्रोजन बिल्कुल आसान है। ये सेम ब्लू हाइड्रोजन के प्रोसेस से ही बनता है, नेचुरल गैस के स्प्लिटिंग करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन निकलता है, सेम होता है, बस इसमें अंतर इतने होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लू हाइड्रोजन हम लोगों ने कैप्चर कर लिया था, इसमें कैप्चर नहीं करते, इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज होने देते हैं। ये और भी ज्यादा गंदा हाइड्रोजन हो गया। मतलब अगर इन्वायरमेंट के दृष्टि से देखा जाए हाइड्रोजन तो हमें प्योर ही मिलेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया, हमारे पास बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो हमें प्योर मिलेगा, लेकिन इसके कारण पॉल्यूशन तो हो रहा है, इन्वायरमेंट में तो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रहा है, तो धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो ये एक तरह से 100% बेनिफिशियल नहीं है, इससे पॉल्यूशन तो होता है इस प्रोसेस से। इसीलिए एज कम्पेयर टू ग्रीन हाइड्रोजन उससे थोड़ा लो लेवल पे आ जाएगा ब्लू हाइड्रोजन, उससे भी लो लेवल पे आ जाएगा ग्रे हाइड्रोजन। अब एक नया टाइप का हाइड्रोजन होता है टर्कोइज हाइड्रोजन। टर्कोइज हाइड्रोजन क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, मीथेन पैरोलिसिस करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मीथेन को डायरेक्टली हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो ये डायरेक्टली कार्बन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। ये न्यू टाइप का प्रोसेस है, इस पे और भी रिसर्च चल रहा है। इसमें क्या होता है, बाई प्रोडक्ट में सॉलिड कार्बन जनरेट होता है, क्योंकि अगर मीथेन को तोड़ देंगे इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, अगर मीथेन को तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन रिलीज कर लेंगे जिसको हम अपना यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन को, और कार्बन एज ए सॉलिड फॉर्म में बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। तो ये होता है टर्कोइज हाइड्रोजन। इसमें मीथेन पैरोलाइसिस का यूज करते हैं और रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं मीथेन को, अब पैरोलाइसिस टेक्निक का यूज करते हैं। अब बात करते हैं ब्राउन हाइड्रोजन का। ब्राउन हाइड्रोजन एक सबसे डर्टी टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है। ट्रेडिशनल प्रोसेस यही है, इसी के द्वारा हाइड्रोजन, इसमें कोल गैस एक्चुअली बनाया जाता है। क्या करते हैं, क्या इसमें कि कोयले पे ब्राउन कोल हो या ब्लैक कोल हो, उस पर हाई टेम्परेचर का स्टीम पास कराते हैं और हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में। तो क्या होता है, कोल और वाटर आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। ये कोल गैस इसको कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो मिलकर होता है तो उसमें कोल गैस में से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लेते हैं, हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। इससे जो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस है इसके द्वारा ये ब्राउन हाइड्रोजन, इसमें कोल का ज्यादा यूज नहीं होता है, कोल का यूज होता है वाटर में से ऑक्सीजन को हटाने में, और हाइड्रोजन हमारा रिलीज हो जाता है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों H2O होता है, कोल में कार्बन है, कार्बन जाके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, और जो वाटर का जो H2 पार्ट है, हाइड्रोजन वाला पार्ट है, वो रिलीज हो जाता है। तो ये ट्रेडिशनल प्रोसेस है, कोयले के ऊपर से स्टीम। इसमें एक और चीज जानने का, अगर ब्राउन हाइड्रोजन का हम बात करें तो अगर ब्राउन कोल है तो ब्राउन हाइड्रोजन, और बहुत हाई क्वालिटी का ब्लैक कलर तो ब्लैक हाइड्रोजन इसको समटाइम्स कह देते हैं। आगे देखते हैं पिंक हाइड्रोजन। अभी जो इसके बाद से जो 3 तरह का हाइड्रोजन आएंगे, पिंक हाइड्रोजन, रेड हाइड्रोजन, पर्पल हाइड्रोजन, ये तीनों न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है। अब कैसे न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है, ये भी सेम ग्रीन हाइड्रोजन की तरह ही होता है। इसको भी वाटर को स्प्लिटिंग किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस में, मतलब कि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलता है, हाइड्रोजन को कैप्चर कर लिया जाता है और हाइड्रोजन हमें मिल जाता है। बट इसमें जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर एनर्जी होनी चाहिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, तो उसको हम लोग पिंक हाइड्रोजन कहेंगे। बस यही अंतर होता है। अब बात करते हैं रेड हाइड्रोजन का। रेड हाइड्रोजन होता है हाई टेम्परेचर पे। इसमें पिंक हाइड्रोजन में क्या किए थे, इलेक्ट्रिसिटी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी निकली थी उसका यूज किए थे वाटर को स्प्लिट करने में। रेड हाइड्रोजन में हम लोग न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट का हीट यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते हैं, हाई टेम्परेचर को यूज करते हैं। हाई टेम्परेचर, वाटर को हाई टेम्परेचर पर रखते हैं, हाई टेम्परेचर का और कैटालिस्ट भी डालते हैं जिसके कारण हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है, इसमें ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं और हाइड्रोजन कैप्चर कर लेते हैं, जिससे हमको हाइड्रोजन मिलता है। ये इस प्रोसेस से जो हम लोग को हाइड्रोजन मिलता है उसको रेड हाइड्रोजन कहते हैं। अब एक तरह से कहा जाए तो ये भी एक तरह से प्योर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन इसका जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यूक्लियर पावर है। अब न्यूक्लियर पावर है तो न्यूक्लियर जो हैजार्डस होता है
वो भी हमें नुकसान है। तो सबसे ज्यादा प्योर तो ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स से आता है। अब एक तरह से तो न्यूक्लियर पावर से भी आ रहा है, ये भी तो क्लीन सोर्स है, लेकिन यूरेनियम का यूज करना, इसमें रेडिएशन का लीक होना, अगर पावर प्लांट से रेडिएशन लीक हो तो 100% इसको बनाना 100% इन्वायरमेंट फ्रेंडली देखा जाए, 100% इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो नहीं है एज कम्पेयर टू ग्रीन हाइड्रोजन, बट बहुत हद तक ये भी प्रोसेस बहुत अच्छा है। पर्पल हाइड्रोजन की बात करते हैं। ये पिंक हाइड्रोजन और रेड हाइड्रोजन दोनों का मिला जुला ग्रुप है। इसमें क्या करते हैं, केमिको थर्मल इलेक्ट्रोलाइसिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का यूज होता है, कंबाइंड प्रोसेस होता है। मतलब कि इसमें हीट का भी यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करेंगे, दोनों आनी चाहिए न्यूक्लियर पावर प्लांट से, और उससे वाटर का स्प्लिट कर देंगे। बहुत हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, साथ में कैटालिस्ट रखेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाएगा। सेम प्रोसेस होता है, क्योंकि बनाने का तरीका अलग अलग है, इसलिए रेड हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, पर्पल हाइड्रोजन कर दिया गया है। सिंपली है, पिंक हाइड्रोजन में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, रेड हाइड्रोजन में उसका न्यूक्लियर पावर का हीट का यूज करेंगे, और पर्पल में दोनों का यूज कर लेंगे। बाय प्रोडक्ट में तीनों प्रोसेस में ऑक्सीजन ही रिलीज होगा। अब बात करते हैं व्हाइट हाइड्रोजन। ये कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड क्रैक्स होते हैं, अंडरग्राउंड डिपॉजिट होते हैं, वहां पे भी हाइड्रोजन जियोलॉजिकल फॉर्म में, मतलब कि अर्थ के अंदर जो जहाँ पे नेचुरल गैस मिलता है, तो वहां पे एग्जैक्टली मिलना नहीं मिलना अलग बात है, लेकिन जहाँ पे भी मिलता है, अगर हमको नेचुरली कहीं से भी हाइड्रोजन मिल रहा है और अर्थ के इंटीरियर से अगर कहीं फ्रैकिंग करके मिल रहा है, तो अंडरग्राउंड डिपॉजिट से, तो वहां से अगर जो हमको हाइड्रोजन मिलता है तो वो उसको हम लोग व्हाइट हाइड्रोजन कहते हैं। अब जान लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इतना कर लिए, तो इसका क्या जरूरत है, मतलब हाइड्रोजन से हमें क्या फायदा है, क्यों आजकल हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात हो रही है, क्यों इसका ज्यादा बेनिफिट है। तो सबसे बड़ा बात रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसमें वाटर को स्प्लिट करते जाओ, हाइड्रोजन निकालते जाओ, हाइड्रोजन जो निकला उसको हम वापस से बर्न करेंगे तो वापस वो वाटर बन जाएगा। तो जितना वाटर से हम लोग हाइड्रोजन बनाएंगे, वापस वो वाटर हम लोग उसको यूज जब करेंगे तो एटमोस्फेयर में उतना वाटर हम लोग वापस से डाल देंगे, तो बात बराबर हो जाती है। इसलिए रिन्यूएबल सोर्स है, इजिली अवेलेबल होता है, वाटर हमें कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा। बस वाटर लेना है, उसको इलेक्ट्रिसिटी से उसको ब्रेक डाउन करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, और हाइड्रोजन हमें प्राप्त हो जाएगा। और कहीं पे भी ये बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकुलर एक देश बना रहा, पार्टिकुलर एक देश नहीं बना पा रहा। अगर नेचुरल गैस की बात करें तो एक लिमिटेड कंट्रीज में ही नेचुरल गैस है, अब उस कंट्रीज की मोनोपोली बन जाती है, और यहाँ पे इसकी मोनोपोली नहीं है। ये कहीं पे भी हम हाइड्रोजन, बस टेक्नोलॉजी चाहिए, बस हम हाइड्रोजन कहीं पे भी बना सकते हैं। सबसे बड़ा बात, दूसरी बात अगर कर ले हाइड्रोजन की, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब हो गया कि अगर हम 1 kg ऑफ हाइड्रोजन को बर्न करते हैं, या 1 kg ऑफ मीथेन को बर्न करते हैं, या 1 kg ऑफ कोयले को बर्न करते हैं, या 1 kg ऑफ पेट्रोल को बर्न करते हैं, तो पार्टिकुलर 1 kg को अगर बर्न करने में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है। अगर एक kg हम लेते हैं, अगर एक बार एक हाइड्रोजन 1 kg ले लिए, नेचुरल गैस 1 kg ले लिए, पेट्रोल को 1 kg ले लिए, या कोल को 1 kg ले, तो किसको जलाने पे हमें सबसे अधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है, तो हाईएस्ट होता है हाइड्रोजन। ये अगर अभी तक का हाईएस्ट तो मीथेन में निकलता है, और उससे भी ये ढाई गुना से 3 गुना तक ज्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है सेम क्वांटिटी का। अगर 1 kg एलपीजी को हम जलाते हैं, नेचुरल गैस को जलाते हैं, और 1 kg हम हाइड्रोजन को जलाते हैं, तो उससे लगभग कम से कम तो ढाई गुना ज्यादा में 2.5 टाइम्स ज्यादा एनर्जी ये हमें मिल जाता है इससे, हाइड्रोजन को जलाने से। हाइड्रोजन के साथ जलाने में, हाइड्रोजन को यूज करने में एज ए फ्यूल में एक सबसे बड़ा फायदा होता है, ये क्लीन फ्यूल है। किसी भी तरह का कोई ग्रीन हाउस गैस निकलता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, कोई सल्फर डाइऑक्साइड नहीं निकलता, सिर्फ वाटर निकलता है इसको बर्न करने को। क्योंकि हाइड्रोजन को जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो वाटर बनता है। और सबसे बड़ा ये फ्लेक्सिबल है, जीरो कार्बन स्ट्रेटेजी जो आजकल कंट्रीज अपना रही है कि जीरो कार्बन फुटप्रिंट हो, हमारा कार्बन इमिशन कम से कम हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसके लिए बेस्ट सोर्स है हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ जाना, हाइड्रोजन को यूज करना एज ए फ्यूल। और भी जगह यूज किया जा सकता है हाइड्रोजन का, और भी जगह जैसे कि फ्यूल सेल से हम हाइड्रोजन का यूज करके डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, व्हीकल्स में हम लोग डाल के व्हीकल्स चला सकते हैं। उसके साथ इसका इंडस्ट्रियल यूज भी काफी होता है। उसके बाद इसका यूरिया के फॉर्मेशन में या फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। और भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अगर हमको एनर्जी चाहिए तो हाइड्रोजन को बर्न करके हम आराम से एनर्जी निकाल सकते हैं। ये सब चीज का अल्टरनेटिव एक तरह से आ सकता है। ये नेचुरल गैस का, पेट्रोलियम का जितना है उसमें सबका इसका अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन को यूज कर। एफिशिएंसी भी इसकी बहुत हाई होती है। अब एक तो कैलोरीफिक वैल्यू हो गई कि कितना जलाएंगे तो एक पार्टिकुलर एक सेम अमाउंट ऑफ जलाएंगे तो कितनी एनर्जी निकलती है। एक हो जाती है इफिशियंसी, मतलब कि अगर हम 1 kg जला रहे हैं तो कितने इफिशिएंट, कितना अमाउंट ऑफ उसमें जो टोटल एनर्जी जो हमें यूजेबल फॉर्म में आ जाती है 60% मिल पा रहा है, 70% में। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें हाईली इफिशिएंट होता है, मतलब अबाउट 80 to 90% इफिशियंसी ये प्रोवाइड कर सकता है।
वर्सेटिलिटी होती है इसकी यूज में, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है लाइटेस्ट गैस होता है। तो लाइटेस्ट गैस होने का ये फायदा है कि सेम सिलेंडर में एज कम्पेयर टू हम एलपीजी बात करते हैं, एलपीजी भी एक गैस होता है जो हमें घर में यूज होता है, और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस होता है। तो जितना क्वांटिटी हम एलपीजी डालते हैं उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। पार्टिकुलर छोटे सिलेंडर में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन स्टोर हो सकता है। तो बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ कुछ इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज में नाम पे अगर हम बात करें, बर्निंग गैस होता है, तुरंत ही आग पकड़ लेता है, इसमें हल्का भी स्पार्क होता है तो ये इसमें आग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। उसके साथ है इसको स्टोर करने के लिए क्रायोजेनिक सिलेंडर होना चाहिए जो बहुत कॉस्टली होता है। उसका टेक्नोलॉजी डेवलप अभी भी बहुत हो रहा है, तो धीरे धीरे ये चीज़ हो जाएगा। साथ साथ इसकी जो पूरी टेक्नोलॉजी है थोड़ा कॉस्टली पड़ती है। अभी जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी चल रही है नेचुरल गैस और कोयले पे, फोसिल्स पे होते हैं, उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन पे अगर हम शिफ्ट होते हैं तो इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी होती है। फाइनली क्वेश्चन की बात कर लें तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि कहाँ कहाँ इसका हाइड्रोजन का यूज होता है एज ए फ्यूल में और रॉ मटेरियल में। तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही है, ऑल द अबव इसका आंसर सही आंसर है। स्पेस शटल में भी यूज होता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, व्हीकल्स में भी हम डाल के व्हीकल्स चला सकते हैं, बशर्ते कि उसमें वो ऐसा किट होना चाहिए कि हाइड्रोजन से चले तो हम इसको चला सकते हैं। फ्यूल सेल में हम इससे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने अगर वीडियो पूरा देखा तो इसको लाइक कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, knowledge_abc पे आप टाइप करके टेलीग्राम पे सर्च करके इसको आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं वहीं पे अपलोड कर दूंगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.knowledgeabc.com पे भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।